अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना मुसलसल दूसरा मैच हार गया है। इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया है। उस टीम से हार गया है जो खुद स्ट्रगल कर रही थी और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गया है। 4थे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स को आज पिटाई लगी, आखिर में कमबैक किया, 367 रन बने, मगर पाकिस्तान को एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला जिसके बाद उम्मीद पैदा हो गई थी। बाबर आजम उसके बाद फिर फ्लॉप हो गए और उसके बाद हमें नजर आया कि रिजवान और इफ्तिखार के अलावा एक अच्छी इनिंग्स नहीं खेली जा सकी। सऊद शकील ने ज़रूर कंट्रीब्यूट किया। मोहम्मद नवाज एक दफ़ा फिर फ्लॉप हो गए और बॉलिंग की चॉइसेस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बॉलर्स की क्या चॉइस आज की गई रिजवान की तरफ से। अगर वार्नर का शुरू में कैच ड्रॉप हो भी गया था, उसके बाद दोनों जो ओपनर्स हैं वो 100 बनाएं, एक ही पेस पर मोमेंटम को लेकर जाएं। ये क्या हो रहा था? हमारे साथ सिक्कू भाई मौजूद हैं, साथ ही रज़ाक भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, जाहिर है उनकी टीम ने 367 बनाए, उस पर बात करते हैं, मगर उससे पहले अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली, उम्मीद पैदा हो गई कि शायद पाकिस्तान चेस कर सकता है। रन रेट भी मेंटेन किया था ओपनर्स ने। बाबर आजम फिर फ्लॉप हो गए और अहम बात यह है कि ओपनर्स के बाद हमें इफ्तिखार के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। ग्राउंड बड़ा नहीं था ये, उन्होंने इतने छक्के मारे हैं, कोई 10 छक्के मार्च ने मारे हैं, 9 छक्के वार्नर ने मारे, हमारे पास से छक्के नहीं लग रहे थे हमसे। ये क्या हो रहा था? देखिए, सबसे पहले तो टॉस ही जीत के हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वो गलती होगी। चले हम जी खत्म हो गई खेल, मगर कैच छूट गए, चले वो भी खत्म हो गई गलती। चले जी कैच मैचों में छूटते हैं, मगर आपने जो भी बैटिंग का बताया, बिल्कुल इतना अच्छा स्टार्ट। 21 ओवर के अंदर 134 रन आपको मिल गए थे। 134 रन का आपको स्टार्ट मिल गया और आपको क्या चाहिए? उसके बाद तो फिर बाबर का काम था, रिजवान का काम था, साउथ शकील का काम था कि एक पार्टनरशिप तो लगाते। सिर्फ एक पार्टनरशिप लगी 134 की, एक लगी है 57 रन की, उसके अलावा तो पार्टनरशिप्स लगी नहीं। उसके बाद कोई टिक के नहीं खड़ा हुआ। देखें, अब दुनिया के आप सबसे बड़े प्लेयर हैं, आपको नंबर 1 प्लेयर कहा जाता है, रैंकिंग में आप नंबर 1 है, मगर आपको यू हैव टू परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप। अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके किस पे करेंगे? टाइटल भी तो हमें चाहिए ना। हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हम नंबर 1 है, एक इंडिविजुअल नंबर 1 है, उससे कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? तो इंडिविजुअल को चाहिए कि वो परफॉर्म करे ताकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो। रज़ाक भाई, हमने चेस करते हुए मैंने देखा रज़ाक भाई, दिन में आप इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि भाई हम टॉस जीत लिया था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपकी ये राय थी, मगर नहीं की। बाबर ने टोटल भी बड़ा बन गया, मगर अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया, एक उम्मीद पैदा हो गई। फिर बाबर आउट हो गए तो इफ्तिखार ने कुछ ज़रूर पावर हिटिंग की है, वरना इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियंस तो ऐसे मार रहे थे जैसे बड़ा छोटा सा ग्राउंड है, जो कि है भी। हमसे तो छक्के भी नहीं लग रहे थे इफ्तिखार के अलावा। क्या मसला है हमारी बैटिंग लाइनअप का? शायद हमने 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठे हुए थे। जब पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म हुई तो हमने ये बात कही थी कि ये जो टोटल है, यहाँ जो 50 करे तो उस पर कंपल्सरी है कि वो 100 करे, जो 100 करे वो 150 करे। तो ये इंटेंट जब आप लेके नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पार्टनरशिप हमारी टॉप ऑर्डर में लगी, उसके बाद हम क्लैप्स करते गए, 2-3 शॉटें लगी। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, आते ही उसने चौके मारने शुरू कर दिए। पर जो पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट थी वो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, इस बाउंड्री पे आपको छक्के मारने के लिए एक विल पावर होनी चाहिए, जिसने इफ्तिखार ने आके मारे हैं छक्के। अगर देखें ना, अगर इफ्तिखार छक्के मार सकता है तो फिर मैं रज़मान भी मार सकता है। बाबर को हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी गेम ही अपनी एक लिमिटेड है, नीचे नीचे खेलते हैं जैसे सिक्को भाई कहते हैं। तो अगर आप नंबर 1 रैंकिंग पे है तो आपको तो फिर हर चीज आपके पास डेवलप होनी चाहिए कि आप सिचुएशन के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपने 250 करना है या 300 करना है तो आप बड़े आराम से नीचे नीचे खेल के कर लेंगे कि हमने 100 कर लिया, 50 कर लिया, 70 कर लिया। तो जरूरत पड़ती है समटाइम 350 400 करना पड़ता है, उसके लिए छक्के मारने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की बस यही बैड लक रही है आज कि इन्होंने रिजवान और जो बाबर की पार्टनरशिप में लगी, उसके बाद इफ्तिखार भी जल्दी आउट हो गए, तो ये सेटबैक था बीच में। अदरवाइज जो हमारे ओपनर थे उन्होंने अपना काम कर दिया था। फिर भी अब्दुल्ला शफीक को आगे निकल के इस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, अपने खड़े खड़े खेलते तो अच्छा रहता। और सिक्कू भाई, अब एक और मसला ये है कि हमें नज़र आया कि ज़ाहिर है आज हमने शादाब की जगह उसामा मीर को खिलाया, बैटिंग में एक ज़रूर वैक्यूम पैदा हुआ, मगर जो मैं बॉलिंग पे आने से पहले बात कर रहा हूँ कि हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो नहीं है नीचे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी। नवाज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहा है आज। बॉलिंग में इकोनॉमिकल ज़रूर थे, मगर बॉलिंग बैटिंग दोनों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। ज़ाहिर शादाब पर तो सवाल उठ रहा था कि उनकी बॉलिंग नहीं थी अच्छी, मगर नवाज़ भी नहीं वो सहारा दे पा रहे हैं।
नहीं देखो शाहजेब, अब तो टीम सेलेक्ट हो गई है ना, वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे खड़ी भी है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक बॉलर था जो नया आया था, उसको हमने कहा था कि भाई आप उसको खिला के देख लो, ठीक है। हमने इतना कहा कि उसका नाम अब मेरे जहन से फौरन निकल रहा है, जो कि कौन सी अफगानिस्तान की सीरीज थी, उसके अंदर हमने बोला कि भाई आप नए बॉलर्स को ट्राई कर लो, हो सकता है कोई अच्छा। ये टच से मस नहीं हुए, किसी ने उस बॉलर को क्या नाम था, अबरार को रिजर्व में, हाँ जी, इसको खिलाकर, इतना कहा कि भाई इसको खिला के देख लो, क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी वो खुद अपनी जगह नहीं छोड़ते, उन्होंने शादाब को पूरे मैच खिला दिए। अरे भाई एक दफा बिठा देते, उसकी जगह इब्रार को भी बॉलिंग करा के देख लेते, दूसरे कोई और लड़का होता उसको भी करा के। हमने कोशिश ही नहीं की। अब इसमें किसका फॉल्ट है? अब तो वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, अब आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने 2019 में ये बात कही थी, मेरे पास एक क्लिप मौजूद है, मैं आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि मैंने उस वक्त जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारी स्पिनिंग अटैक खराब है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। आज से 4 साल पहले मुझे याद है आपने कहा था कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास एक अच्छा पूल बन गया है, स्पिनर्स एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है जो कि हमें मसला करेगा, आपने कहा था, और वो जाहिर मसला बनता नजर आ रहा है। रज़ाक भाई क्या करें इस मामले का? नवाज बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आज भी जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैच बिल्कुल ही खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं इफ्तिखार ने सपोर्ट किया था, वो आगे एक सहारा दे सकते थे, मगर ऐसा लगता है नवाज तक अगर बात पहुंच जाए तो उम्मीद खत्म हो जाती है। डेफिनेटली देखें शाहजेब, नवाज सीनियर हैं और काफ़ी देर से खेलते आ रहे हैं। इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेपाल के खिलाफ की परफॉर्मेंस दे के ये हमें थोड़ा सा फिर धोखे में रखते हैं। जहां प्रेशर पड़ता है, जहां बड़ी टीमें आती हैं, वहां इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। और आज आपने देखा है उसामा को ऐसे यूटिलाइज कर रहे थे जैसे वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और सारा प्रेशर उस पर डाला हुआ था कि ठीक है उसने कैच छोड़ दिया, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कोई सी बात नहीं। पर ये कि वो ऐसे ही उनको यूटिलाइज किए जा रहे थे, लेकिन नवाज मोर एक्सपीरियंस थे, नवाज को ओवर नहीं कराएंगे, उसामा को पूरे ओवर कराएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि अब शादाब की वापसी होगी और फिर नवाज को भी अभी शायद थोड़ा रेस्ट कराना पड़े, कोई और देखेंगे क्या करना पड़ेगा। इसी तरह वर्ल्ड कप गुजर जाना है और हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। अभी मैं तो समझता हूँ कि फखर को भी आप साथ लेके आए, अगर फखर टीम में आते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग और अच्छी हो जाती है, पाकिस्तान को जरूरत है फखर। और सिकू भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की रज़ाक भाई ने कि आप उसामा मीर को लेके आते हैं, उसामा मीर को पिटाई लग रही थी और इफ्तिखार अहमद को वो नहीं खेल पा रहे थे। आज सबसे इकोनॉमिकल अगर कोई बॉलर रहा है, ज़ाहिर शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज, जो कि बड़ी अच्छी साइन थी कि शाहीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, रन भी नहीं दिए, 5 विकेटें भी ली, मगर इफ्तिखार अहमद ने 8 ओवर में 37 रन दिए, बाकी 2 ओवर उनके रह गए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर्स में 43 रन दिए, 6.14 का इकोनॉमी था, उनके भी 3 ओवर रह गए। उसामा मीर से 9 ओवर करवा दिए बाबर आजम ने, जिन्होंने 9 ओवर्स में 82 रन दिए हैं 9.11 की इकोनॉमी के साथ। क्या कैप्टनसी समझ में आ रही थी आप? नहीं देखिए, वो अभी दबी अल्फाज में जो है रज़ाक ने बात कह दी है कि वो शादाब को वापस लाना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती बॉलिंग करा दी। देखिए, प्लेयर को बनाना बिगाड़ना एक कप्तान का काम होता है। ये टीम उस कप्तान की, पाकिस्तान की टीम है, मगर इसकी जिम्मेदारी हमने एक कप्तान को दी है। उसका काम है कि इसको लेके चले, उसको बनाए, और जो लड़के खेलते हैं वो सारे पाकिस्तानी, हर एक को एक प्रॉपर चांस दे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हम सुबह से ये शोर मचा रहे हैं कि ये एक बॉलर ने 8 ओवर के अंदर इफ्तिखार ने 37 रन दिए। भाई आप उसको क्यों नहीं ओवर करा रहे? आप वो जो बेचारा फीटी खा रहा है उसको आप और बॉल दिए जा रहे हैं, जो बेटा और फीटी खाओ। ये एक गलत तरीका है, आप ऐसे कप्तानी नहीं कर सकते। इस तरह आप बेचारे प्लेयर को खराब भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने जैसे नवाज का बताया 7 ओवर्स 43 रन, आप उससे करा लेते, वो सीनियर भी था, पिछले 4 साल से खेलता हुआ आ रहा है, आप उससे कराते। आपने उस बेचारे नए प्लेयर को जो है ना ज्यादा ओवर करा दिए, वो मार खा गया, 9 ओवर में 82 रन दे गया, उसने एक आउट किया मगर 9 ओवर में वो 82 रन दे गया। अब उसके ऊपर नजला गिरेगा, तो ये चीज ज्यादती वाली बात है। मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। हमें प्लेयरों को बनाना भी पड़ता है और हमें थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। अगर शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जिसकी वजह से ड्रॉप हुआ था, तो उसमें उसका बेचारे उसामा का कसूर तो नहीं था कि उस बेचारे को बॉल करा के आपने उससे 82 रन दिला दिए, और जो लड़के अच्छी बॉल करा रहे थे उनसे आपने बॉल नहीं कराई। ये मेरा सवाल है, आप पूछें, कोई जब प्रेस रिपोर्टर्स होंगे वो जब बाबर से मिले तो उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया कि भाई जो लड़के अच्छी बॉल करा रहे थे उनसे पूरे ओवर क्यों नहीं कराए, और एक बेचारा पीटी गा रहा था नया लड़का, उससे आपने पूरे ओवर करा दिए। दैट इज रॉन्ग।
ये मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती की है उसने कि उसके वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है। और रज़ाक भाई, अब ऑस्ट्रेलिया फॉर्म ढूंढ रही थी, उन्हें हमने फॉर्म दे दी, एक कॉन्फिडेंस दे दिया। अपना कॉन्फिडेंस हमारा जाहिर है बड़ा हिला हुआ है, पहले इंडिया से हारे और बुरी तरह हारे और आज हार गए ऑस्ट्रेलिया से। क्या करना चाहिए? पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर आ गए हम, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं तो अभी मिडल में भी कह रहा था जब इनिंग्स खत्म हुई थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता जब पार्टनरशिप लगी थी अब्दुल्ला शफीक और इमाम की। और ये देखें ना, हमें हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम जब अपना 50 कर लेते हैं कि हमें फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं हम आउट होकर वापस चले जाएं। अब ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट चेंज हो गई हुई है। अब आपके 50 की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने 50 के लिए खेल रहे हैं तो फिर वो आपकी अपनी सोच है। ये लोग बैठे हुए मैनेजमेंट में, अगर मैं बैठा होता तो मैं तो कभी ये चीज बर्दाश्त ना करता कि एक ऐसी ट्रैक पे, ऐसी पिच पे जहां बैट्समैन खुद गलती करे तो आउट होता है, बॉलर आउट नहीं कर सकता। तो वहां पे आप इतना अच्छा स्टैंड दे के, जहां अब वक्त आ गया था कि आप डिलीवर करने का, टीम के लिए खेलने का, वहां पे आपने अपनी विकेट थ्रो की। तो ये अब कौन पूछेगा इनसे? अब मेरे हिसाब से तो ये जो बाहर जाएंगे तो मैनेजमेंट में लोग, उनको अवेयरनेस नहीं है। वो तो कहेंगे वेल प्लेड अब्दुल्ला शफीक, वेल प्लेड इमाम, बहुत अच्छा आपने खेला। तो ये तो बात गलत हो जाती है ना। शाहीन आपने बड़े अच्छे विकेट ली, बड़ा अच्छा किया। तो ये तो चीज देखनी पड़ेगी ना कि आपने टीम के लिए क्या किया, टीम को आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब इस तरह पाकिस्तान टीम हारती रहेगी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सामने नजर आती रहेगी, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान टीम का। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, तज़िया सुना। बड़ी एक ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें पाकिस्तानी टीम 5वें नंबर पर आ गई पॉइंट्स टेबल में। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले 4 दिनों में पाकिस्तान में 4 बड़ी पेशरफ्त होने जा रही हैं। कल नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी होगी और वो अदालतों से इस जमानत के साथ वापस आ रहे हैं कि उन्हें कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा गिरफ्तार नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को एक और धचका लग गया है। उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी और फरूख हबीब के बाद अब इमरान खान के इत्तेहादी दोस्त शेख रशीद ने भी इंटरव्यू दे दिया है या उनसे दिलवा दिया गया है। सितंबर को लापता होने वाले शेख रशीद ने आज सहाफ़ी मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया और अपने 33 दिन तक लापता होने का ये जवाब दिया कि वो चिल्ले पर थे और चिल्ला सख्त था। साथ ही दावा किया कि हमारी गलती यहीं से शुरू हुई कि जब हमने आसिम मुनीर को छेड़ दिया था। इमरान खान को लगता था कि हमें फ़ौज के अंदर से भी हिमायत हासिल है। शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में ये दावा भी किया कि इमरान खान के साथ जो लोग थे उन्होंने जिस किस्म का बयानिया बनाया, 9 मई को उसका रिएक्शन हुआ। 9 मई का वाक़या किसी मंसूबे का हिस्सा भी हो सकता है। मैं फ़ौज से कहूँगा कि दूरियाँ ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा सबको माफ़ किया जाए। इस वाक़े ने हमारा सियासी डंग निकाल दिया। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बनती नहीं थी। इमरान खान को 2 दफ़ा कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करवाना चाहता हूँ, मगर इमरान खान ने मेरी पेशकश रद्द कर दी। इसके अलावा शेख रशीद ने यह भी कहा कि मैं असली और नस्ली हूँ, फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। अब ये वही जुमले हैं जो शेख रशीद साहब इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि वो असली और नस्ली हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया है। ये बेवकूफ है, इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। महंगाई हमें डस चुकी थी, बेरोजगारी हमें डस चुकी थी। इमरान खान ने जो बयानिया खुददारी का और आज़ाद खारजा पॉलिसी की दिया है, सारी कौम उसके साथ खड़ी हो गई है। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, चाहे मैं मारा जाऊँ। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। सारी दुनिया सुन ले, अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी, कोई महफूज नहीं रहेगा। चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मैं चट्टान की तरह नस्ली और असली हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शेख रशीद साहब ने आज अपने तरीक़े से भी बता दिया कि वो कहीं गए नहीं थे बल्कि ले जाए गए थे। उन्होंने कहा कि वो लापता नहीं थे बल्कि चिल्ले पर थे और चिल्ला सख्त था और वो अपने भतीजे को भी इस हवाले से नहीं बता सके थे। अहम बात यह है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो मुसलसल रूपोश थे और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उनसे मुतालिक 17 सितंबर को यह खबर सामने आई थी कि उन्हें रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद के लापता होने के फौरी बाद उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा था कि पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद शेख रशीद को रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके ले गए हैं और वो मुसलसल ये दावा करते रहे कि उन्हें शेख रशीद के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अभी मगरिब की नमाज के बाद शेख रशीद अहमद साहब को बैरियर टाउन फेज 3 से पंजाब पुलिस की भारी तादाद ने और 7 सिविल वर्दी में लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद
नामालूम मकाम पर ले गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है, चीफ जस्टिस जनाब हाई कोर्ट पंजाब से दरखास्त है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से दरखास्त है कि खुदा के लिए हमें बताया जाए कि शेख रशीद अहमद साहब कहाँ पर हैं। इस मुल्क के आला अदारों से भी मेरी दरखास्त है कि हमें शेख रशीद अहमद साहब की सेहत के मतलब बताया जाए कि वो खैरियत से हैं, कहाँ पर हैं। आज शेख रशीद अहमद साहब को लापता हुए 20 रोज हो चुके हैं और जुमे के रोज मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मुझे या मेरे खानदान के किसी मेंबर को अभी तक ये नहीं पता कि शेख रशीद अहमद साहब किस हालत में है। मंगल की सुबह मैं चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब को खत लिखूंगा। 25वां रोज है, मेरे खानदान के किसी फर्द को नहीं पता कि वो किस हालत में है और ना हमें बताया जा रहा है। जस्टिस फायद ईसा साहब से मेरी दरखास्त है कि इस चीज का नोटिस लें और हमें बताया जाए कि शेख रशीद अहमद साहब किस हालत में है। इस तरीके से अगर मुल्क को कौम के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स साबका वजीर दाखिला को उसके घर से उठा लिया जाए तो गरीब आदमी का क्या बनेगा। आज 29 रोज हो गए हैं और मैं हर अदारे से दरखास्त कर रहा हूं कि हमें शेख रशीद अहमद साहब की खैरियत के मतलब बताया जाए। लेकिन आज शेख रशीद ये कह रहे हैं कि वो चिल्ले पर थे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उनका ट्विटर अकाउंट ले डूबा है क्योंकि उन्हें उनकी ट्वीट्स दिखाई जाती थी चिल्ले पर और कहा जाता था कि ये देखें। 9 मई से पहले और बाद में शेख रशीद सोशल मीडिया पर क्या बयान जारी करते थे वो आपके सामने रखते हैं। 3 मई को शेख रशीद ने बयान जारी किया कि इमरान खान को जान से मारना चाहते हैं। 9 मई को शेख रशीद ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया कि इमरान खान सियासत का हीरो होगा, ये ज़ीरो होंगे। वो सियासत में मुकद्दर का सिकंदर बनेगा और अवाम 13 जमातों को सियासी तौर पर दफन कर देगी। 9 मई को शेख रशीद का बयान भी सामने आया कि इमरान खान की गिरफ्तारी फस्तायत, जुल्म, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है जो सारी दुनिया में इमरान खान को धक्के मारते हुए दिखाई जा रही है। ये हुकूमत की नाअहली, नाकामी है। फैसला करवाने वाले सारे भगोड़े लंदन में छुप कर बैठ गए हैं। जिसको 2 मरतबा कत्ल की कोशिश की वो बच गया, अब गिरफ्तार करके हुकूमत मजीद जलील और रुस्वा होने जा रही है। 10 मई को शेख रशीद ने बयान जारी किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत की अपने पाँव पर कुल्हाड़ी है। मुल्क जल रहा है और नवाज शहबाज लंदन में बांसुरी बजा रहे हैं। नवाज शरीफ के घर एवन फील्ड लंदन के बाहर और पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर लोगों के तारीखी एहतजाज की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। इमरान की गिरफ्तारी मोटरवे से भी हो सकती थी, अदालत के इहाते से क्यों की गई। 11 मई को शेख रशीद ने बयान जारी किया कि इमरान खान की रिहाई अवाम की दुआओं और सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुमकिन हुई। सारी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। आइन और कानून की फतह हुई। 13 पार्टियां जलील और रुस्वा हुई। उनकी सियासत दफन हो गई। वो सियासत में ज़ीरो हो गए। इमरान खान मजीद हीरो हो गया। 30 मई को शेख रशीद ने बयान जारी किया कि कल एक कानून नाफिजुल अमल हुआ है जिससे माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ फार्मूला वजूद में आ सकता है। अब जहां इमरान खान के करीबी लोगों की तरफ से इंटरव्यू देने का सिलसिला जारी है तो वहीं नून लीग ने भी तैयारी पकड़ ली है। कल नवाज शरीफ सुबह के वक्त मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। क्या सियासी माहौल बनेगा, क्या सूरत हाल होगी, शेख रशीद का इस वक्त सामने आना किस बात की निशानदेही करता है, सब पर नजर डालेंगे, तजिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। कल नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और आज शेख रशीद मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो भी हमने आपको दिखाए हैं। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, डायरेक्ट कल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उस पर बात करने से पहले आज अचानक शेख रशीद साहब वापस आते हैं, कहते हैं कि मैं चिल्ले पर गया हुआ था। जिस तरह बाकी रहनुमा कह रहे हैं हम खुद गए थे वो भी कह रहे थे, बट उन्होंने बहुत सारे तरीक़े से बता दिया कि कौन उन्हें ले गया था, क्या उनके साथ मामलात हुए थे। मगर अब शेख रशीद साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी जो किसी फौजी का किसी सियासतदान को नाम ही नहीं लेना चाहिए। सियासतदान की लड़ाई होती है तो इदारा ही जीतता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना नहीं चाहिए था और मैं इमरान खान को समझाता था, मैं कहता था मुझे मुज़ाकरात में डाल दो। ये सारी बात उन्होंने की। अब ज़रा शेख साहब हालात और वाक़यात को समझते हैं, उनका वापस आना, ये बातें करना क्या इस बात की निशानदेही करता है कि अब आगे अंधेरा ही नजर आता है अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान के लिए? देखिए, शेख साहब जो कुछ कह रहे हैं, बात यह है कि वो उसकी टाइमिंग क्या है, किस वक्त कह रहे हैं और किन हालात में कह रहे हैं। और फिर चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो उनके साथ मुत्तफिक हैं, नहीं मुत्तफिक हैं, उनकी हिकमत अमली क्या है। और इस वक्त तो वो जो कुछ किया धरा है पुराना, उसका खैमादा भुगत रहे हैं ना, तो अब रास्ता निकालना होगा। तो कहते हैं, पंजाबी का मुहावरा है कि जो गिरे हाथ से डाली जाती हैं वो दांतों से निकाली जाती हैं।
तो ये सिर्फ बात करने से या इंटरव्यू देने से या कोई मुतालबा करने से तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी एक बड़े प्लेयर होंगे, तो नवाज शरीफ के और पीटीआई के चेयरमैन के और दूसरी सियासी कुव्वतों के दरमियान कोई मुफाहमत होनी चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो उसके बाद किसी दूसरे अदारे की बात तो बाद में होगी ना। तो पहले तो सियासी जमातें जो हैं और सियासी रहनुमा जो है उनको किसी प्रोग्राम पर, किसी लाए अमल पर मुत्तफिक होना होगा। ये मेन स्टेक होल्डर्स तो वो हैं। जब वो मुत्तफिक हो जाएंगे और फिर एक दूसरे का रास्ता नहीं रोकेंगे तो फिर मामला जो है मुख्तलिफ हो जाएगा। और वड़ाई साहब आप बताइएगा, जो बहुत सारे सियासतदान हैं वो जब आए हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, इमरान खान को चार्जशीट किया, शेख रशीद साहब ने उस तरह चार्जशीट नहीं किया है। उन्हें कौन ले गया था ये बात तो वाज़ेह है, मगर बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि शेख रशीद साहब जब इमरान खान साहब के साथ भी थे वो टीवी पे जो भी कहते थे, मगर टीवी के अलावा ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कर रहे होते थे कि जी हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं तो बड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं तसादुम ना हो जाए। मगर वो साथ में ये भी कहते थे कि मैं सीट जीत नहीं सकता, अगर इमरान खान को छोड़ दूँ तो मैं इमरान खान को छोड़ नहीं सकता। मगर अब सामने आना, ये बातें करना किस तरफ निशानदेही कर रहा है? अगले इलेक्शन से पहले अंधेरा ही नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए जी, पहले तो नवाज़ शरीफ की आमद की बात हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के आने से जो पाकिस्तानी सियासत में जमूदारी था वो कम से कम ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तानी सियासत स्टैंड स्टिल पे खड़ी थी। ऐसे लगता था कि ना तहरीक इंसाफ में कोई जुम्बश है 9 मई के वाक़या के बाद और ना ही PMLN या पीपल्स पार्टी में, तो कम से कम पाकिस्तानी सियासत एक स्टेप आगे चली जाएगी। अब दूसरी तरफ आपका जो इशारा है कि भाई PTI का क्या बनेगा, तो बज़ाहिर तो इस वक्त तक PTI और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदरा है, उसके दरमियान कुट्टी है और कोई दरमियान में कोई पढ़ने वाला नहीं है जो इस कुट्टी को ख़त्म करा दे। तो कुछ मेरी तो सोच ये कहती है कि नवाज़ शरीफ को आके रिवेंज सर्कल का हिस्सा बनने की बजाय, रिवेंज साइकिल का हिस्सा बनने की बजाय, जो पॉलिटिकल और साइड है इसकी और जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके दरमियान रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए और इस रिकन्सिलिएशन में इमरान खान को भी शरीक करना चाहिए और सबको ये समझाना चाहिए कि देखो अगर मुल्क को चलाना है तो उसके लिए नफ़रत, लड़ाई झगड़ा, आपस को बर्दाश्त ना करना ये हल नहीं है। अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान को चलाना है तो उसका हल मफाहमत है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट में साथ साथ बैठना है, इलेक्शन है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर पहले पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म होगा, फिर इकनॉमिक क्राइसिस ख़त्म होगा। और शामी साहब, ज़ाहिर अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पहले नून लीग का बयानिया ये होता था कि वो चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं, अब उनका बयानिया यह है कि वो चैलेंजेस का सामना करने के लिए आ रहे हैं जो मुल्क को दरपेश हैं और उनसे निजात दिलाने के लिए आ रहे हैं। ज़ाहिर अभी उनके मामला ठीक लगते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के अच्छे नहीं लगते हैं। आपके ख्याल में ये लॉन्ग रन में चल पाएगा ये सेटअप कि नवाज शरीफ साहब चैलेंजेस का सामना कर रहे हों और मुल्क को चैलेंजेस से निकालने की बात कर रहे हों और ताल्लुकात भी बेहतर चल रहे हों? देखिए नवाज शरीफ साहब जब आप वापस आ रहे हैं तो चैलेंज ज़रा मुख्तलिफ है। अब तो वो लोगों को ख्वाब दिखाएंगे और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदें जगाएंगे और उनको एतमाद दिलाएंगे कि पाकिस्तान जिस मुश्किल में फंसा हुआ है उससे वो निकल सकता है। ये बात तो दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब डूअर हैं, काम कर सकते हैं, अगर तय कर लें, कोई एजेंडा उनके सामने हो तो वो करके दिखा सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का क्राइसिस सियासी भी है, मुआशी भी है। और सियासी क्राइसिस जो है, मुझे तो जब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो पहली दफ़ा मिले और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने अपने बरादर निस्बती हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की बात छेड़ दी और कहने लगे कि बरादर यूसुफ का क्या हाल है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर वो बरादर यूसुफ हैं तो क्या आप यूसुफ हैं? आप अपने आप को यूसुफ समझते हैं? तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा अगर आप यूसुफ हैं तो यूसुफ बन के दिखाएं। और मैं नवाज शरीफ साहब से भी जो लंदन में मिला था तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि आप सूरह यूसुफ का मुताला करें। सूरह यूसुफ में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने किस तरह कुएं में डाला, किस तरह उन्हें कत्ल करने की साजिश की
वो जिंदा बच गए और फिर बादशाह बन गए मिस्र के। जब बादशाह बन गए तो भाई उनके सामने जब गए तो उनके साथ क्या सलूक किया उन्होंने, वो सलूक को सामने रखें और याद करें। तो अल्लाह ताला ने जो दिन फेरे हैं, तो नवाज शरीफ साहब के दिन फेरे हैं, वो कुएं से निकले और दोबारा जो है इक़्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त कुएं में गिरे हुए हैं, उनके भी दिन फिर सकते हैं, लेकिन दिलों को बड़ा करना पड़ेगा, यूसुफ बन के दिखाना पड़ेगा। बरादरान यूसुफ तो वो तलाश करते हैं सब लोग, लेकिन कोई यूसुफ बनने पे तैयार नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल मरहला है जो आसान बनाया जा सकता है अगर दिलों को कुशादा किया जाए और आगे की तरफ देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। और बड़ाई साहब, आप भी उन ज़ाहिर साफियों में शामिल थे जो उस वक्त ज़माने में इमरान खान साहब से मिले जब मामला उलझते जा रहे थे और कि किसी भी तरीके से मामला कैसे आगे बढ़े। आपको लगता है कि ज़ाहिर पाकिस्तान में तो एक तारीख है कि इस्टेब्लिशमेंट की किसी से भी नहीं बनी है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, यहाँ तक कि यूसुफ गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने तो ये लाइन्स भी नहीं क्रॉस की थी। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का ही कसूर है जिस तरीके से हिस्टोरिकली रहा है, या इमरान खान साहब मामला संभाल सकते थे? उन्होंने जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नहीं छेड़ना था जहां जहां उन्होंने छेड़ा। देखिए शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये तो सच है कि पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बन सकी, या दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी वज़ीर आज़म को चलने नहीं दिया। और ये भी बदकिस्मती रही है कि जितने वज़ीर आज़म हैं सबको जेलों में भेजा गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद तोड़ दें? क्या इसका मतलब है कि हम ये सोचें कि आइंदा कभी नहीं बन सकेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज ने भी यहाँ रहना है, सियासतदानों और वज़ीर आज़मों ने भी साथ रहना है। कभी ना कभी तो ये तब्दीली आएगी। मैं सोचता हूँ कि इस दफ़ा ही आ जाए और इस दफ़ा ही फ़ौज और अहल सियासत जो है वो एक दूसरे को एकोमोडेट करना शुरू कर दें। फ़ौज ये समझ जाए कि हमारा दायरा कार जो है वो सियासत नहीं है, और सियासतदान ये समझ लें कि भाई फ़ौज उनका एक डिफेंस आर्म है और उसके मशवरे से चलना है। तो यही रास्ता दुनिया ने अपनाया, हम क्यों नहीं आकर वो रास्ता अपना सकते? मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली सेंस शुड प्रिवेल। और मुल्क का क्या करना है, इस हद तक तो हम ले आए हैं। सियासतदानों को मार मार के, उनको फांसियाँ दे के, जेलें भेज के, जलावतन करके, अब क्या आपने उनकी नस्लें ख़त्म करनी है? नस्ल भी ख़त्म करके फिर भी जो आएंगे वही सियासतदान ही कहलाएंगे, उसका कोई और नाम नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब अकल आ जानी चाहिए और एक दूसरे को काम करने देना चाहिए। यही वाहिद रास्ता है जिससे चल के पाकिस्तान जो है वो ठीक हो सकता है। कोई और नफ़रत, गाली या एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने से अगर पाकिस्तान ठीक हो गया होता तो मेरा ख्याल है 75 साल काफ़ी थे, उसमें तो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने तज़किया सुना। एक और बहुत अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 2 दिनों में बहुत शिद्दत आई है। इसराइली फोर्सेस चुन चुन कर उन मकामात को निशाना बना रही हैं जहां बड़ी तादाद में सिविलियंस ने पनाह ली हुई है। ख़ासतौर पर अस्पताल और इबादत गाहें इसराइली फ़ज़ाइया के निशाने पर हैं। पहले इसराइली फोर्सेस ने अल अहली अरब अस्पताल को निशाना बनाया और 471 अफराद को शहीद कर दिया। दुनिया भर से इस पर तनकीद हुई, मगर इसराइल फिर भी नहीं रुका और कुछ ही घंटे बाद अल-कुद्स अस्पताल समेत मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाता रहा, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और फिर कल रात गए गजा के कदीम चर्च पर इसराइल ने बमबारी कर दी, जहां कम से कम 500 मुसलमान और मसीही शहरियों ने पनाह ली हुई थी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक चर्च पर हमले में अब तक 18 फ़लस्तीनी मसीही मारे गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक कुछ दिन पहले ही चर्च के फादर ने इसराइल की तरफ से चर्च को निशाना बनाए जाने की पेशगोई कर दी थी। उनका कहना था कि चर्च पर कोई भी हमला न सिर्फ मजहब पर हमला तसव्वुर होगा बल्कि इंसानियत पर हमला तसव्वुर होगा। सिर्फ चर्च ही नहीं, इसराइली बमबारी से गजा की तारीखी अल उमरी मस्जिद भी आज मलबे का ढेर बन गई है। खुद इसराइली आर्मी के मुताबिक कल रात को उसने गजा में
100 अहदाफ को निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली बमबारी से 4137 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 1600 से ज़ायद बच्चे हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 13,260 हो गई है। और इतनी बड़ी तादाद में जख्मियों के इलाज में डॉक्टर्स की मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी हैं। मेडिकल सप्लाईज मुकम्मल तौर पर बंद है। अस्पतालों के फर्श, ग्राउंड और कॉरिडोर्स में सर्जरी की जा रही है। लाइट ना होने की वजह से सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स को मोबाइल फ़ोन की टॉर्च इस्तेमाल करना पड़ रही है, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि खान यूनुस में एक अस्पताल में ज़ख्म ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को मार्केट से सिरका खरीद कर लाना पड़ा। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से अब तक गजा के 4 अस्पताल और 21 तिब्बी मराकज़ बंद हो गए हैं। तिब्बी अमले के 46 अराकीन भी मारे गए हैं, जबकि 23 एम्बुलेंसेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। 14 दिन से गजा में कोई चीज़ नहीं आ रही है। पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन सब खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त गजा और मिस्र की सरहद में रफा क्रॉसिंग पर हैं, जो गजा में सामान की तरसील का वाहिद जरिया है। मिस्र की तरफ दर्जनों इमदादी सामान के ट्रक कई दिन से बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी रफा क्रॉसिंग का दौरा किया और जोर दिया कि इमदादी ट्रकों को फ़ौरन गजा जाने दिया जाए। कल से ये बात हो रही है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के कहने पर इसराइली हुक्काम ने रफा क्रॉसिंग से गजा में इमदादी सामान ले जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसराइली बमबारी है, जिसने रफा क्रॉसिंग की तरफ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अल जज़ीरा के एक नुमाइंदे रफा क्रॉसिंग पहुंचे हैं और उन्होंने वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई है, जिसके मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में रफा क्रॉसिंग की मरकजी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसने बसों और ट्रकों के जरिए सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया है, जबकि मिस्री टीमें रास्ता ठीक करने की कोशिशें कर रही हैं। इसके अलावा BBC से बात करते हुए इमदादी इदारे मिस्री फूड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन सरहान का कहना था कि जो चीज़ हमें अंदर जाने से रोक रही है वो इसराइली फ़ौज की तरफ से गजा के पूरे हिस्से पर शदीद तरीन बमबारी है। हम 8 दिन से सरहद पर तैनात हैं और हर मिनट में बॉम्ब गिर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइली फोर्सेस एक बंजर ज़मीन पर भी बमबारी कर रही थी, जहाँ ना तो जानवर हैं और ना ही इंसान हैं। हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिस्री हुक्काम हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि वो इस बात की ज़मानत ना दे सकें कि हम फ़ौरन मारे नहीं जाएंगे। मोहसिन सरहान के मुताबिक गजा की सरहद पर 120 इमदादी ट्रक मौजूद हैं, जबकि 7 या 8 कार्गो तैयारे सामान से लदे हुए हैं जो तुर्की से आ रहे हैं। सरहान का कहना है कि वो और उनके साथी गजा के लोगों की मदद में नाकामी की वजह से मायूसी का शिकार हैं। हमारे कारकुनों में गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हुए भी कि गजा में लोगों के पास पीने का पानी ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हत्ता कि गजा की इंतज़ामिया के पास बॉडी बैग्स भी ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें लाशों को रखा जाता है। अब एक तरफ इसराइल के लाखों फौजी गजा के बॉर्डर पर तैनात हैं और इसराइली हुकाम ज़मीनी हमले की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल की लेबनान के साथ सरहद पर हिजबुल्लाह से मुसलसल झड़पें जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज भी दावा किया कि हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इसराइली सरहदी इलाके पर कई मार्टर्स फायर किए गए हैं, जिनका आर्टरी शेल्स के जरिए जवाब दिया जा रहा है, जबकि बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। इसके अलावा लेबनानी सरहद के करीब एक कस्बे से इसराइल अपने 20,000 से ज़ायद शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। लेबनान और इसराइल की सरहद पर क्या हालात हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन बिल्कुल लेबनान इसराइल बॉर्डर से हमें तफसीलात बता रहे हैं। जी, इस वक्त हम हौला के मुकाम पे इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे मौजूद है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, हम उतर के शूट करना चाहती थी जियो न्यूज़ की टीम, लेकिन हिदायत है आप नहीं उतर सकते। एवं ये कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी यहाँ पे पहनना शुकूक व शुबहात को बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसराइल आपको ये जो दूर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, यहाँ पे इसराइली फौज निशाने पे ली हुई है। लेबनानियों को वक्तन फवक्तन यहाँ बमबारी की जाती है और गोलाबारी की जाती है तोपखाने से। इसराइल यहाँ जो ये रोड जा रहा है मित्योला और मनारा के दरमियान, मित्योला में भी शदीद झड़पें होती रही हैं और सबसे ज्यादा अगर ये कहा जाए कि शाबा फार्म और जो मित्योला है उसमें हुई है अब तक की झड़पें जो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान है। तो ये गलत ना होगा कि सबसे ज्यादा झड़पें इन्हीं जगहों पर हुई हैं। लेफ्ट साइड पे इसराइल है और सीधे हाथ पे लेबनान मौजूद है। जी अली, मैं कुछ आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सुनसान हो गए हैं। ये सारे इलाके लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जो भी टेंशन यहाँ पे इसराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के दरमियान हुई है, सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और खित्ते में जंग फैलने का खदशा अब भी मौजूद है। इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।